लिखो अकाउंट्स में वॉल्यूम 1 फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब फॉर्म क्लोज हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब एमसीक्यू में आ सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन नंबर 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में आता है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 39 डिफाइन करता है किसको? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को। तो सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस dissolution of firm as dissolution of firm means dissolution of partnership among all the partners. Dissolution of partnership among all the partners. Dissolution of firm means dissolution of partnership among all the partners. ठीक है, जैसे कि सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, फर्म डिसॉल्व हो रही है तो इनके बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा वो भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन वही होता है जिसमें पार्टनरशिप जो पार्टनर्स के बीच में वो क्या होती है? खत्म होती है। ठीक है, उसका क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है। जो इनके बीच में एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। अब लिखो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म का डिसोल्यूशन कितने तरीकों से हो सकता है? तो 5 तरीके से हो सकता है, जिसमें से सबसे पहले है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि फर्म जो है लॉसेस में चल रही है 3 साल से और प्रॉफिट होने के कोई भी चांस नहीं है। तो मिलके तीनों ने क्या किया? म्यूचुअली एग्री किया कि फर्म को बंद करना ही समझदारी है। ठीक है, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो ए फर्म में डिसॉल्व if all the partners agree। सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे मिलके तो म्यूचुअली फर्म क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन 2 केसेस में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला केस, ए बी सी 3 पार्टनर्स है या 4 ले लो इस बार। ए बी सी डी सपोज करो कितने हैं? 4 पार्टनर्स है। ए बी और सी तीनों इंसॉल्वेंट हो गए। ध्यान से समझना, तीनों क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। सिर्फ डी बचा। क्या अकेला पार्टनर पार्टनरशिप चला सकता है? वो तो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। तो अगर एक पार्टनर को छोड़ के सभी इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म क्या होगी? बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? जब किसी की लाइबिलिटी उसकी असेट से क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो रीपे करने की कैपेबिलिटी उसकी नहीं है, नॉट कैपेबल टू रीपे द डेट। तो पहला देखो व्हेन ऑल द पार्टनर्स या ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन। या तो सारे इंसॉल्वेंट हो जाए या एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तो पढ़ा है ना, बैंक करप्ट हो जाना जब किसी की लाइबिलिटी उसकी असेट से बहुत ज्यादा है। विजय माल्या वगैरह हुए थे ना।
दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है अगर जो फर्म है वो अनलॉफुल काम करने लगे, जैसे कि फर्म ड्रग्स की सप्लाई करने लगे, अनलॉफुल है। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगे, ये भी लॉफुल एक्टिविटी थोड़ी है। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वही क्या हो जाए, अनलॉफुल। तो लिखो व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स अनलॉफुल, तो भी कंपल्सरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, और कैसे फर्म डिसॉल्व हो सकती है, तो लिखो ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। सपोज करो किसी ने पार्टनरशिप फर्म 1 साल के लिए बनाई है। कितने साल के लिए बनाई है फर्म, सिर्फ 1 साल के लिए, कि मिलके एक प्रोजेक्ट लगाते हैं और 1 साल में जितना प्रॉफिट होगा उसके बाद उसे बंद कर देंगे। तो जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल की एक्सपायरी के बाद वो फर्म भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट आता है इसमें ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर विच फर्म वॉज स्टार्टेड। सिर्फ 1 साल के लिए बनाई, 1 साल खत्म हो गया। ठीक है। या फिर कोई वेंचर कंप्लीट हो जाए, तो बी पार्ट लिखो ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर। ये वही बात हो गई कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है 2 साल का, 3 साल का, वो कंप्लीट हो जाएगा तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी वो कंप्लीट होने के बाद। तीसरा लिखो ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर पढ़ा था ना, किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म क्या होगी, डिसॉल्व होगी। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ए बी सी डी 3 पार्टनर्स हैं, सी की डेथ हो गई, ए बी डी तो बचे हैं, ये तो फर्म चला सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेथ के बाद फर्म को पहले क्लोज करो, मतलब डिसोल्यूशन, फिर एक नाम सुना होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फिर ए बी डी के नाम से दोबारा क्या करो, नई फर्म बना लो, लेकिन एक बारी को तो बंद करनी पड़ेगी। तो ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। या फिर ऑन इनसॉल्वेंसी, जो ऊपर पड़ा था, इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। फर्म डिसॉल्व कैसे कैसे हो सकती है, म्यूचुअली एग्री कर लो। कंपल्सरी कब होगी, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या तो सारे या एक को छोड़ के बाकी, फर्म अनलॉफुल काम करने लगे, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से फर्म डिसॉल्व हो। क्या चीज हो जाए, टर्म एक्सपायर हो जाए, प्रोजेक्ट या वेंचर कंप्लीट हो जाए, पार्टनर की डेथ हो जाए, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। लास्ट मोड आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट कब कहेगा कि डिसोल्यूशन कर दिया जाए, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। लेमैन लैंग्वेज में कहें तो अगर कोई पार्टनर अगर पागल हो जाए, ठीक है, और पागल होने को इंग्लिश में कहते हैं लॉ में अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड का मतलब ये नहीं है जिसके गाने नहीं बज रहे, अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि जो मेंटली क्या हो गया, रिटार्टेड हो गया। समझ आया। तो लेमैन लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, कोई पार्टनर पागल हो जाए। कई बार होता है ना कि वैसे बहुत रेयर टू रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की कोई बीमारी है तो हो सकता है वो फर्म को कंटिन्यू ना कर पाए, मेंटली क्या हो जाए, सिक हो जाए। ठीक है। तो पहला केस बनेगा अ पार्टनर बिकम्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब एक पर्सन जो दिमाग से इस, तो पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाए। दूसरा बी पार्ट इसी में, कोर्ट का फर्म को बंद करेगा। पार्टनर जो है ना, परमानेंटली, पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब बड़ी ही दुखद घटना हुई, ऐसा हुआ कि पार्टनर टू व्हीलर पे ऑफिस जा रहा था,
फोन चलाते चलाते वो अपना टू व्हीलर चला रहा था और सामने से ट्रक आ रहा था, उसने ट्रक ने मार दिया और बेचारे के दोनों पैर चले गए। तो अब वो परमानेंटली क्या हो गया, इनकेपेबल हो गया ना अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर कोई पर्सन फिजिकली हैंडीकैप हो जाए तो इस केस में क्या होगा, परमानेंटली इनकेपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। उसके बाद कोई पार्टनर है वो मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी है, पार्टनर इज गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट में क्या हो सकता है, अब कंपनी की और फर्म्स की अपनी पॉलिसी होती है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचाई तो उसने फॉलो नहीं किया ना, तो उसे क्या कहेंगे, मिसकंडक्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो बार बार तोड़ा जा रहा है, ब्रीच किया जा रहा है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड, ब्रीच्ड का मतलब होता है ब्रोकन, अगेन एंड अगेन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर बार बार तोड़ रहा है कोई पार्टनर तो कोर्ट कहेगा कि फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, या फर्म इनकर्स लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर। फर्म को 1 साल 2 साल 4 साल हर साल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक टाइम पे आगे कोर्ट कहेगा कि भाई अब फर्म को क्या करो, बंद कर दो। समझ आया। तो कोर्ट कब कब कहेगा, अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाए, इनकैपेबल हो जाए, मिसकंडक्ट करे, ब्रीच करे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े बार बार, या फिर क्या करे, फर्म को बार बार लॉस इनकर हो रहा हो। ठीक है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, चांसेस है कि ये आ सकता है। अब आ जाओ प्रैक्टिकल पार्ट पे। पेपर में आता है जब फर्म डिसॉल्व होती है तो एक अकाउंट बनाता है जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं है, रिवैल्यूएशन चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट में था। डिसोल्यूशन में कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट समझ आएगा तभी जाके जर्नल एंट्री भी समझ आएगी। तो इसका फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। लिखो पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट। अब देखो, इसके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट को याद करो, जो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट होती है। पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड होती है लाइबिलिटी और राइट हैंड साइड क्या होती है, असेट होती है। लाइबिलिटी के अंदर दो चीजें आती है, एक तो पार्टनर की कैपिटल और एक आती है अदर लाइबिलिटी। असेट के अंदर आती है नॉन करंट असेट और करंट असेट, दोनों साइड मैच करती है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसको ब्रॉट डाउन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ऑपोजिट साइड। किस साइड, राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट में ध्यान से समझ लेना, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, बुक वैल्यू। तो लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड होती है तो उसकी बुक वैल्यू किस साइड आएगी, राइट हैंड साइड आएगी, ऑपोजिट साइड। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे बाय लाइबिलिटीज बुक वैल्यू, लिख लेना बुक वैल्यू फुल फॉर्म। ठीक है, कहां से आ रही है, बैलेंस शीट। बुक वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, बैलेंस शीट वैल्यू। ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड आपकी असेट होती है बैलेंस शीट में, तो उसकी बुक वैल्यू आएगी यहाँ ऑपोजिट साइड। तो डेबिट साइड आएगा टू असेट, कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, जिसे हम बैलेंस शीट वैल्यू भी कहते हैं। समझा। तो असेट की वैल्यूज को उतार दो किस साइड, बैलेंस शीट से याद रखता, राइट से लेफ्ट, और लाइबिलिटी की लेफ्ट से राइट। कौन सी वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू, जो कहां दे रखी है, बैलेंस शीट में दे रखी है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, असेट में तो कैश भी होता है, असेट में तो बैंक भी होता है,
रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन का मतलब होता है, ये ध्यान से समझ लेना ये कंसेप्ट। फर्म तो बंद हो गई, अब क्या होएगा? फर्म की असेट को बेचेंगे, बेच के पैसा आएगा। असेट को बेचते हैं, फर्म डिसॉल्व हुई है, बेच के पैसा आएगा, उस पैसे से लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? पे ऑफ करते हैं। ये प्रोसेस चलता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने क्या किया? असेट की बुक वैल्यू को ब्रॉट डाउन किया और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू को ब्रॉट डाउन किया। मुझे एक बात बताओ, जो बैलेंस शीट में असेट में कैश और बैंक है, उसे थोड़ी बेचेंगे। कैश और बैंक तो ऑलरेडी क्या होता है? रियलाइज होता है ना लिक्विड फॉर्म में। तो ध्यान रखना, असेट में कैश और बैंक को ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे। तो लिख लो, कैश और बैंक को ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, लिख के काट देना। ठीक है। अब इसके बाद पहले बैलेंस शीट से ऑपोजिट साइड बुक वैल्यू आई, अब इनकी ऑपोजिट साइड आएगी रियलाइज वैल्यू। असेट अब लेफ्ट हैंड साइड है, यहां से इसकी रियलाइज वैल्यू आएगी, यहाँ पे बेचेंगे ना, तो इसकी रियलाइज वैल्यू आएगी बाय कैश या बाय बैंक करके। असेट की रियलाइज वैल्यू, रियलाइज वैल्यू का मतलब क्या है? सेल वैल्यू। लाइबिलिटी की बुक वैल्यू इस साइड आ रही थी, तो इसकी ऑपोजिट साइड आएगी टू कैश या बैंक। लाइबिलिटी की कौन सी वैल्यू? रियलाइज वैल्यू। समझ आया? ठीक है। एक क्रॉस करके बुक वैल्यू आई, दूसरा क्रॉस करके क्या आया? रियलाइज वैल्यू। मतलब जो बेचकर पैसा आ रहा है या जितने की लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं। रियलाइज वैल्यू क्या होगी? क्रॉस होके आएगी, रियलाइज मतलब सेल वैल्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी असेट है जिसकी रियलाइज वैल्यू नहीं होगी? जिसकी बुक वैल्यू नहीं है? कैश और बैंक की। कैश और बैंक को कैसे बेचोगे? जब बुक वैल्यू ही नहीं है तो रियलाइज वैल्यू भी इसकी नहीं होगी। लेकिन जितनी भी रियलाइज वैल्यू है, उसको लिखने से पहले क्या लिखोगे? बाय कैश बैंक असेट के लिए, और टू कैश बैंक किसकी रियलाइज वैल्यू? लाइबिलिटी की। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखो क्वेश्चंस में आएगा। सपोज करो मिस्टर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है। अब इसमें दो केस बनते हैं लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के, ध्यान से समझना। लाइबिलिटी साइड, एक तो हो सकता है दे रखा हो मिस्टर एक्स का लोन। लाइबिलिटी साइड है फर्म की, इसका मतलब क्या है? कि एक्स ने फर्म को लोन दिया, यही होगा ना। लाइबिलिटी साइड है मतलब एक्स ने फर्म को लोन दिया। एक हो सकता है दे रखा हो मिसेस एक्स लोन। ध्यान से पढ़ना, अगर मिसेस दे रखा है इसका मतलब एक्स का लोन नहीं है, एक्स की वाइफ का लोन है। पहले केस में एक्स ने पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, दूसरे केस में पार्टनर की वाइफ ने किसे को किसको लोन दिया है? फर्म को। डिफरेंस समझ आ रहा है? अब अगर फर्म की वाइफ का लोन है तो नॉर्मल एंट्री होगी, मतलब लोन को यहां पे उतारेंगे किस नाम से? बाय पार्टनर वाइफ लोन, मतलब मिसेस एक्स लोन। और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू, और सेम इसकी रियलाइज वैल्यू यहां पे आएगी ऑपोजिट साइड टू कैश या बैंक में मिसेस एक्स लोन ही कर देता हूँ, मिसेस एक्स लोन, पार्टनर वाइफ की जगह कर देता हूँ मिसेस एक्स लोन। समझ आया किसकी बात हो रही है ये? अगर पार्टनर का लोन नहीं है, किसका है? पार्टनर की वाइफ का लोन है। पहले तो ये समझ आया। अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है तो क्या होगा? नॉर्मल लाइबिलिटी बनेगी, मतलब उसकी बुक वैल्यू भी उतरेगी और रियलाइज वैल्यू। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया है, मिस्टर एक्स लोन है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। वो कहां पे जाएगा? आपका पार्टनर लोन अकाउंट पे जाएगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? तो नीचे 8-10 लाइन छोड़ के एक तो ये लिख लो। हम्म। तो हमने क्या सीखा कि पार्टनर्स लोन इज नॉट शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट, बट पार्टनर्स वाइफ लोन is treated as normal liability in realization account.
ठीक है, ये लिख लिया ना, ये जो नोट है। पार्टनर की वाइफ का लोन है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट, पार्टनर का लोन है तो नहीं जाएगा रियलाइजेशन में, बल्कि कौन सा अकाउंट में जाएगा, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे उसमें जाएगा। ठीक है, उसके बाद सपोज करो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखो, इंटेंजिबल असेट तो पता होगी, ठीक है। अब सपोज करो हमें असेट साइड दे रखी है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल। असेट साइड दे रखी है बैलेंस शीट में, किसमें दे रखी है, बैलेंस शीट में। इनकी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले इनकी बुक वैल्यू आएगी, फिर इनकी रियलाइज वैल्यू आएगी, ये होगा ना, बुक वैल्यू आएगी और फिर रियलाइज वैल्यू आएगी। लेकिन अगर सपोज करो बिल्डिंग की रियलाइज वैल्यू तो दे रखी है, रियलाइज वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी, तो प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू को ही क्या मान लेंगे, रियलाइज वैल्यू। अब बात आती है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट जैसे कि क्या है, गुडविल है। इंटेंजिबल असेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इंटेंजिबल असेट के केस में अगर किसी की बुक वैल्यू, वो अगर किसी की रियलाइज या मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको बुक वैल्यू नहीं लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं, ले लेते हैं। मतलब इनटेंजिबल के अलावा जो टेंजिबल असेट है उनकी तो अगर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो रियलाइज वैल्यू क्या लेंगे, बुक वैल्यू। लेकिन इनटेंजिबल में अगर रियलाइज वैल्यू नहीं है तो क्या लेंगे, नील लेंगे। समझ आया, तो लिखो, गुडविल की कोई वो थोड़ी होती है रियलाइज वैल्यू, पे लिखो, इफ बुक वैल्यू ऑफ, सॉरी, रियलाइज्ड वैल्यू of tangible asset is not given, then take its book value as realized value. But if realized value of intangible asset जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क इज नॉट गिवन, ध्यान रखना बुक वैल्यू तो लेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंजिबल में, रियलाइज वैल्यू। बुक वैल्यू तो ब्रॉट डाउन करेंगे, एक साइड क्रॉस आती है ना लेफ्ट हैंड साइड, भाई यहां पे तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो दिखाएंगे टू गुडविल, सॉरी असेट इस साइड आती है ना, बाय गुडविल, कौन सी, बुक वैल्यू। लेकिन असेट की रियलाइज वैल्यू क्या लेंगे, नील। समझ रहे हो, बुक वैल्यू आएगी, किसकी बात कर रहे हैं, रियलाइज वैल्यू इज नॉट गिवन, देन realized value will be nil। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब सपोज करो कोई पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर को पेमेंट करनी बाकी है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनर को पैसे देना बाकी है, फर्म ना उसे पैसे की बजाय कोई असेट दे देती है, या पार्टनर छोड़ो क्रेडिटर्स ले लो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी लिखना, समझ लो पहले, कोई थर्ड पार्टी है जैसे कि क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होती है, फर्म कहती है भाई हम तो डिसॉल्व हो गए, हमारे पास पैसे हैं नहीं, प्रैक्टिकल बात है, फर्म लॉसेस में चल रही थी, बंद हो रही थी, तो पैसे देने को है नहीं, फर्म कहती है फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर ले लो, फर्म कहती है फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर ले लो, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, मतलब किसी भी अकाउंट में ये नहीं जाएगी। समझ रहे हो, तो इफ एन असेट, चाहे रिकॉर्डेड असेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, इफ एन असेट इज गिवन टू क्रेडिटर, कि भाई तू एसेट ले ले, पैसे तो है नहीं, तो क्रेडिटर मतलब थर्ड पार्टी, पार्टनर नहीं, लिख के काट देना पार्टनर, किसकी बात हो रही है, क्रेडिटर, देन
नो एंट्री विल बी पास्ड। नो एंट्री लिखने के पैसे वो मार्क्स मिलेंगे इसमें। नो एंट्री विल बी पास्ड। बुक्स में एंट्री नहीं आएगी ना, समझ आया? तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी, बार बार कह रहा हूं पार्टनर नहीं, थर्ड पार्टी को कोई असेट दे रहे हैं तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती। नो एंट्री विल बी पास्ड, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इसके बाद सपोज करो कोई असेट है वो पार्टनर को दे रहे हैं, या कोई लाइबिलिटी है वो पार्टनर पे ऑफ कर रहे हैं। अब समझ लो जरा पहले, मतलब असेट पार्टनर को दे रहे हैं तो असेट रियलाइज हो रही है, और लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है तो लाइबिलिटी भी रियलाइज हो रही है। अगर असेट रियलाइज होती है तो किस साइड जाती है? राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट रियलाइज वैल्यू। किस नाम से? बाय कैश बैंक। बाय कैश बैंक की जगह किस नाम से जाएगा? बाय पार्टनर कैपिटल। तो किस नाम से जाएगा क्रेडिट साइड? बाय पार्टनर कैपिटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल, कैश बैंक नहीं, मैं लिख के काट रहा हूं, बाय कैश नहीं, बाय पार्टनर कैपिटल। ऐसे ही समझ लो जरा, लाइबिलिटी पे ऑफ होती है तो किस साइड जाती है? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट रियलाइज वैल्यू टू कैश बैंक, लेकिन टू कैश बैंक ने किस नाम से जाएगा? टू पार्टनर कैपिटल। तो ये जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू पार्टनर कैपिटल, टू कैश बैंक नहीं जाएगा। असेट गिवन टू पार्टनर या लाइबिलिटी पे ऑफ बाय पार्टनर, लाइबिलिटी पार्टनर पे ऑफ कर, सिंपल सा क्या होगा, कैश की जगह क्या हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल। थर्ड पार्टी को असेट दी तो कोई एंट्री नहीं होगी, पार्टनर को दी तो एंट्री होगी, किस नाम से? पार्टनर कैपिटल। किस साइड जाएगा? नॉर्मली जिस साइड जाता है रियलाइज्ड वैल्यू। लिखना ना, रियलाइजेशन की बात हो रही है, रियलाइज्ड वैल्यू। क्वेश्चन दे रखा है, 3 पार्टनर्स है, रवि, कवि और चंद, 5:2 की रेशियो है, लाइबिलिटीज दे रखी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कैपिटल लेके जाते हैं? नहीं, ऊपर कैपिटल थोड़ी ब्रॉट डाउन करवाई थी, बैलेंस शीट से क्या लेके गए थे? ये देखो लिखा हुआ है लाइबिलिटीज, कैपिटल नहीं जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। क्रेडिटर है। अब मुझे ये बताओ, चांद पार्टनर है, इसका लोन है और इसकी वाइफ का भी लोन है। देखो पहले क्वेश्चन में आ गया, पार्टनर का भी लोन है, पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर की वाइफ ने भी दिया है, पार्टनर का लोन जाएगा रियलाइजेशन में? वाइफ वाला जाएगा? जाएगा। उसके बाद कैपिटल दे रखी है, कैपिटल तो जाती नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन माइनस करके ये आ गया 1,90,000। कैश जाएगा क्या रियलाइजेशन में? नहीं जाएगा, ऑलरेडी क्या होता है? रियलाइज होता है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक को सेल, भाई डिसॉल्व हो रहा है तो बेचेंगे ना असेट को। लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक को मिला के बेच के कितना पैसा आया? 6 लाख। डेटर रियलाइज कर रहा है 10% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर जितना था उसमें से 10% कम पैसे आ रहे हैं। चांद का लोन सेटल कर रहे हैं उसे कंप्यूटर देके, जो कि कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं किया था, ये भी पॉइंट आ गया। देखो पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है, उसके बदले उसे क्या दे रहे हैं? कंप्यूटर दे रहे हैं। तो क्या ये जाएगा हमारा? बताओ, जब पार्टनर का लोन ही नहीं जाता रियलाइजेशन में, बुक वैल्यू नहीं जाती, तो रियलाइज वैल्यू कहां से चली जाएगी? बुक वैल्यू नहीं गई तो रियलाइज वैल्यू नहीं जाएगी, तो ये भी आपका नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। रवि को पे ऑफ किया एक क्रेडिटर ने इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 30,000। रवि कौन है? पार्टनर है। रवि ने एक क्रेडिटर की पेमेंट कर दी 20,000। कितनी पेमेंट जानी थी? तो रियलाइज वैल्यू कौन सी होगी? जितनी एक्चुअल, समझ लेना, जितनी एक्चुअल पे करी है, जितनी एक्चुअल पे करी है।
ये लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं। लाइबिलिटी की बुक वैल्यू राइट हैंड साइड, रियलाइज वैल्यू डेबिट साइड, टू कैश बैंक, लेकिन पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो किस नाम से जाएगा? टू रवि कैपिटल। कौन सी वैल्यू? रियलाइज वैल्यू। यही बताया था ना। अगर मुझे एक बात बताओ, यहां पर सपोज करो हमें ये दे रखा होता कि हम क्रेडिटर्स को कोई असेट दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होता? क्रेडिटर्स को कुछ असेट दे रहे हैं तो उस केस में क्या होता? लिखवाया था ना, क्रेडिटर को कोई असेट दे रहे हैं तो उस केस में ये नहीं जाता। लेकिन क्रेडिटर को असेट नहीं दे रहा, पार्टनर पेमेंट कर रहा है। फिर कह रहा है रिमेनिंग क्रेडिटर कैश में पे हो रहे हैं। रिमेनिंग क्रेडिटर कितने होंगे? रिमेनिंग क्रेडिटर नहीं, पहले देखो बैलेंस शीट में कितने हैं। बैलेंस शीट में 70,000। 70,000 में से नहीं, वही गलती कर रहे हो। फुल सेटलमेंट लिखा है, रियलाइज वैल्यू तो 20,000 है, लेकिन खत्म कितने से होंगे? याद आ रहा है? 11th में था तो 40, वो 30,000 माइनस करके कितने बैलेंस बचे? 40। रियलाइज वैल्यू 20 है, लेकिन खत्म कितने से होंगे? 30,000 से। अब 10 थोड़ी ना देंगे, तो सेटलमेंट हो गई ना। बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। बताओ सबसे पहले क्या लेके जाए भाई बैलेंस शीट में से? अब बताते जाओ फटाफट क्या क्या लेके जाए। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। ठीक है, ये तीनों किस साइड जाएंगे? आपके अपोजिट साइड जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, डेटर आपका ग्रॉस जाता है। डेटर की कौन सी वैल्यू जाती है? ग्रॉस, मतलब प्रोविजन से पहले वाली। प्रोविजन से पहले वाली, क्योंकि प्रोविजन अपोजिट साइड जाता है। तो ऊपर लिख लो, जो फॉर्मेट बनवाया था ना उसमें यहां भी लिख लो कि जो आपके डेटर जाएगा ना, असेट साइड लिख लो डेटर, वो आपका ग्रॉस जाएगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस साइड जाएगा यहाँ पे। डेटर ग्रॉस जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑपोजिट साइड जाएगा। ठीक है, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर ले जाओ ऑपोजिट साइड। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू डेटर। बताओ कितनी कितनी वैल्यू जाएगी? 3,50,000, 3 लाख और 1,90 या 2 लाख? 2 लाख। क्रेडिटर 70,000 के, तो बाय क्रेडिटर। ये तो बुक वैल्यू उतार ली हमने, 70,000। चांद का लोन तो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी वाइफ का तो जाएगा। तो मिसेस चांद लोन, वाइफ ने कितना लोन दिया है फर्म को? दोनों का ही 20-20 हजार है, लेकिन पार्टनर का नहीं जाएगा, पार्टनर की वाइफ का जाएगा, मिसेस वाला 20,000। बुक वैल्यूज आ गई, एक काम तो खत्म। अब ऑपोजिट साइड क्या जाएगी? रियलाइज वैल्यू। एक चीज रह गई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये था 2 लाख, प्रोविजन इसका 10,000। तो असेट की रियलाइज वैल्यू इस साइड आएगी, बाय कैश या बैंक। लैंड, बिल्डिंग और स्टॉक को 6 लाख पे वैल्यू कर रहे हैं, तो एक साथ लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक 6 लाख रुपए। ठीक है, डेटर्स को कह रहे थे 10% कम पे। इसमें भी ध्यान रखना, डेटर की कौन सी वैल्यू लेंगे? कौन सी वैल्यू लेंगे? ग्रॉस वैल्यू लेंगे। डेटर की कौन सी लेंगे हमेशा? ग्रॉस वैल्यू लेंगे। तो लिखो डेटर 2 लाख रुपए का था ना ग्रॉस,
मल्टीप्लाई बाय 10%। एक सेकंड। डेटर को 10% कम पे ले रहे थे तो -10% होएगा। 2 लाख माइनस 10% ऑफ 2 लाख, तो 20,000 माइनस हो गया, तो 1,80,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी एसेट है जिसकी बुक वैल्यू रियलाइज नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं है, कैश का तो कुछ होगा ही नहीं, सबकी रियलाइज वैल्यू दे रखी है। अगर लैंड और बिल्डिंग की रियलाइज नहीं होती तो कितना लेते? 350 से। लेकिन अगर गुडविल की रियलाइज नहीं होती तो क्या लेते? नहीं, क्योंकि इंटेंजिबल की क्या लेता है? नहीं लेते। अब आ जाओ यहाँ पे, पार्टनर का लोन तो जाएगा नहीं ना, उसकी सेटलमेंट जाएगी। रवि 20,000 के क्रेडिटर पे कर रहा है जो 30,000 के थे। लाइबिलिटी की रियलाइज वैल्यू किस साइड जाती है? बुक वैल्यू क्रेडिट टू रियलाइज डेबिट, टू कैश बैंक जाता है, लेकिन पार्टनर पे ऑफ कर रहा है तो टू रवि कैपिटल। 20,000, 30,000 नहीं, 20,000। 30,000 से खत्म हो रहे हैं, लेकिन पेमेंट कितनी कर रहा है? बाकी क्या कह रहे थे कि बचे हुए पे ऑफ होंगे कैश में, क्रेडिटर। तो ये लिखो टू कैश या बैंक। क्रेडिटर्स कितने क्रेडिटर? टोटल 70,000 थे, 30 वाले खत्म कर दिए 20 देके, तो कितने बचे? समझ आया? डेबिट साइड तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड लॉस। किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, वो सेम रहेगा। ओल्ड पार्टनर थे रवि कवि चंद 532, तो देखना इसका लॉस आ रहा होगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू रवि कवि और चंद 532। रवि कैपिटल कवि कैपिटल चंद कैपिटल, कौन सी रेशियो में रहेगा? 532। लॉस आ रहा होगा 30,000। 532 में बांटोगे 15,000, 9,000, 6,000, टोटल कर लेना, देखना मैच कर रहा है। देखो इसमें एक पॉइंट है कि जो स्टॉक है ना आपका, सूर्या ने 40% स्टॉक ले लिया 10% बुक वैल्यू से कम पे, तो स्टॉक आपका 85,000 है। तो सूर्या ने क्या किया, कितने का था? 85,000 का था ना। 85,000 के स्टॉक का 40% लिया, तो पहले तो इसका 40% निकालो, कितना आ रहा है? 34,000 आ रहा होगा। 40% वैल्यू कितनी आ गई? 34,000। उसको 10% डिस्काउंट पे लिया है, तो इसका 10% क्या कर दो? 3400 माइनस, ये होगी रियलाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक 30,600। असेट की बुक वैल्यू किस साइड जाती है? डेबिट, अपोजिट रियलाइज क्रेडिट। बाय कैश बैंक जाती है, लेकिन ये किसके नाम से जाएगी? बाय सूर्या। लिख लो ये 30,600 वर्किंग नोट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा दे रखा है कि बैलेंस स्टॉक कैश में रियलाइज होगा? ऐसा कुछ दे रखा है? तो बैलेंस का कुछ भी नहीं करेंगे, बैलेंस का कुछ भी इन्होंने दे नहीं रखा। अच्छा, लेकिन बैलेंस का फिर एज्यूम कर लेना। फिर ये भी लिख लो, एक पॉइंट बता देता हूँ। तो एज्यूम कर लेना कि जो बैलेंस है ना, बैलेंस कितना? 60% वो सेल कर दिया, क्योंकि डिसोल्यूशन है ना, 60% बचा के थोड़ी रखेंगे। 60% क्या कर दिया? 60% किसका लेंगे? 85,000 का 60%। देखना कितना आ रहा है? 51,000। ठीक है, ये किस नाम से जाएगा? कैश या बैंक। तो हमेशा एजम्पशन लेना कि बचा हुआ कुछ नहीं दे रखा तो क्या कर दिया? बेच दिया। चीज और बता रहा हूँ, एक तो कैपिटल नहीं जाती, करंट अकाउंट नहीं जाता, तो रिजर्व भी नहीं जाता, ध्यान रखना। मतलब शेयर होल्डर फंड जो होता है ना, पूरा ही नहीं जाएगा। ना WCR जाएगा रियलाइजेशन में, ना करंट अकाउंट जाएगा, ना ही कैपिटल अकाउंट जाता है। ठीक है, गुडविल का पॉइंट यहाँ पे आएगा, रियलाइज वैल्यू नील ले लेंगे। एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, अनरिकॉर्डेड है तो उसकी बुक वैल्यू तो होगी नहीं, लेकिन अनरिकॉर्डेड को बेच रहे हैं तो रियलाइज वैल्यू तो है।
तो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर की बुक वैल्यू तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी है कोई अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, लेकिन इसकी रियलाइज वैल्यू जाएगी जहां पे असेट की जाती है। ठीक है, तो असेट की रियलाइज वैल्यू किस साइड जाती है? हाँ, ठीक है, असेट की लेफ्ट साइड आती है बुक वैल्यू, राइट हैंड साइड आती है रियलाइज वैल्यू। इसको करो, इसका आंसर दिखाता हूँ फिर मैं। ये देखो इसका आंसर है, असेट आ गई डेबिट साइड, लाइबिलिटी की पेमेंट आ गई, क्रेडिट साइड क्रेडिटर है, सूर्या जो स्टॉक ले रहा है, बाकी कैश बैंक चले गए, तो लॉस आएगा। क्रेडिटर की बुक वैल्यू थी तो रियलाइज भी होनी चाहिए, क्रेडिटर की मतलब लाइबिलिटी की अगर रियलाइज वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू ही क्या ले लेंगे, रियलाइज्ड। ठीक है ना, बस एक इनटेंजिबल एसेट की ले लेते हैं, बाकी की सेम ले लेंगे। तो क्रेडिटर की रियलाइज वैल्यू भी कितने ले लेंगे, 45,000 बुक वैल्यू के बराबर। तो आंसर आ रहा है लॉस है 87,400। रेशियो क्या थी इनकी, 4:1, 4:1 में बांट देंगे। देखो ऐसे नोट लिखना है, बैलेंस स्टॉक कितना निकाला था हमने, ऐसे निकाला था ना, मैंने 60% कर दिया था, तो 60% कितना आया था, 51,000। मशीनरी का रियलाइज वैल्यू दे रखी थी क्या, मशीनरी की रियलाइज वैल्यू नहीं है तो क्या ले लेंगे, बुक वैल्यू। गुडविल की नहीं है तो गुडविल के लिए नोट दे रखा है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है तो उसकी रियलाइज वैल्यू क्या लेंगे, nil।